Hello student, this is sub part of part 2, that is B, of chapter number 3, that is Nazism and the rise of Hitler. In our previous video, we discussed that how Hitler came into power. उसने जो इकोनॉमी जो रिकवरी थी वो कैसे की, हार्मर एक्ट की हेल्प से की थी. हार्मर एक्ट ने कौन कौन से ऐसे जो है आइडियाज़, कौन कौन से ऐसे प्लान्स बनाए जिससे इकोनॉमी में काफ़ी रिकवरी हुई. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन. देखिए, अब जो हिटलर है वो एक साइड से अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और दूसरी साइड से जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल रिकन्स्ट्रक्शन है, उसने वो स्टार्ट कर दी है. क्योंकि जो जर्मनी था ना, उसको जितनी भी स्ट्रॉन्ग पावर्स थी लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये सारी कंट्रीज़ ना उसको बड़ा परेशान करती थी. कभी कोई उसका कोई लैंड पार्ट छीन रहा है, कभी उसके रिजर्व्स उससे छीने जा रहे हैं, उसकी जो है जो उसके एरिया को, जैसे सुदेतनलैंड हमने डिस्कस किया था मैप में, सुदेतनलैंड को डीमिलिटराइज कर दिया. तो जो जर्मनी के अंदर एक्चुअल में जो ये फॉरेन इन्फ्लुएंस था, हिटलर इसको जो है ख़त्म करना चाहता था. इसलिए उसने क्या किया, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी. बहुत जल्दी उसको फॉरेन पॉलिसी में सक्सेस मिल गई थी. फॉरेन पॉलिसी क्या है? इट्स अ 3 मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन Hitler's foreign policy. What do you know by Hitler's foreign policy? How Hitler acquired quick success in his foreign policy. Okay, whatever the way of the question, you have to understand the concept of the question, and after that you will write in a very sweet pattern, in a very quick pattern, in a very right format. ठीक है, तो अब इसमें क्या है उसकी फॉरेन पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मीनिंग समझ लीजिए. फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? जब आपकी कंट्री कहीं पे है, ठीक है, लाइक आपका एक सामने एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में आपकी कंट्री है, आप क्या चाहते हो, अपनी कंट्री का जो आप उसकी टेरिटरी है, आप उसको आसपास के एरियाज़ में एक्सपेंड करना चाहते हो. तो उसके लिए आप क्या पॉलिसीज़ फेवर करोगे? लाइक इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया के ऊपर जो चाइना है, चाइना जो है इंडिया के कुछ पार्ट को अपना मानता है. अब इंडिया क्या करेगा? अपने उस पार्ट को बचाने के लिए, अपने उस पार्ट को की सिक्योरिटी के लिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता है, अलग अलग जो है नॉर्म्स बनाता है, अलग अलग जो है वहाँ पे टेक्निक वो यूज़ करता है. सेम ऐसे हर एक कंट्री ऐसे करती है. हर एक कंट्री की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है कि उसको दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे बना के रखनी है, या अगर कोई दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करती है या आपकी किसी भी पार्ट को कैप्चर करने का ट्राई करती है, देन हाउ विल यू प्रिवेंट योर सेल्फ. आप कैसे बचाओगे अपने आप को? वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ फॉरेन पॉलिसी में आता है. तो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी में उसको बहुत सक्सेस मिली. हाउ, कैसे मिली? ओके, लेट्स हैव अ लुक. तो हिटलर ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ही पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1933. 1933 में हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल लिया. लीग ऑफ नेशन क्या है? लाइक आज के टाइम में यूएनओ है, ठीक है, यूएनओ है, आपका डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको क्या करते हैं, लाइक जो हमारा डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम क्या होता है? जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ट्रेड को बैलेंस करके रखना, व्यापार का बैलेंस बना के रखना. डब्ल्यूटीओ का वो काम है. यूएनओ का काम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम आज की बात कर रहे हैं, करंट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ. यूएनओ का काम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सभी कंट्री आपस में मिलके रहें, कोई भी किसी दूसरे के पार्ट को इलीगली जो है कैप्चर ना करे और कोई किसी दूसरे की किसी भी मैटर में इंटरफियर ना करे. यूएनओ का ये काम है. सेम ऐसे ही जस्ट लाइक दिस 1933 में से पहले लीग ऑफ नेशन होती थी, जिसकी कंट्रीज जो थी मेंबर होती थी. तो अब हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने बोला, व्हाई आई शुड पार्टिसिपेट, आई शुड बी अ मेंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ नेशंस, आई विल मेक माई ओन कंट्री. मैं अपना, मतलब उसके अंदर एक एटीट्यूड या एक कहते ना कॉन्फिडेंस लेवल जो था बड़ा हाई था उसका. तो उसने क्या किया? लीग ऑफ नेशन को बाहर निकाल दिया. मुझे नहीं ज़रूरत है लीग ऑफ नेशन की, ठीक है. उसके बाद उसने क्या किया? ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936. जो राइनलैंड वाला एरिया था जो कि रशिया ने उससे छीन लिया था, जर्मनी का वो एरिया राइनलैंड हिटलर ने दोबारा से रीऑक्यूपाई करा. देखिए, बिल्कुल सिंपल से, बड़े ही ईजली और बड़े ही क्लियर पॉइंट आपके सामने है.
अब हम बात कर रहे हैं हिटलर की फॉरेन पॉलिसी की। फर्स्ट पॉइंट में क्या आता है कि हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से अपने आप को बाहर निकाल दिया। सेकंड पॉइंट क्या आता है, जो राइनलैंड जो कि रशिया के अंडर था, हिटलर ने 1936 में उसको रिकैप्चर कर लिया, उसको रीऑक्यूपाई कर लिया, दोबारा से राइनलैंड को अपनी कंट्री की बाउंड्री में मिला लिया। उसके बाद 1933 में उसने क्या किया, हिटलर ने ऑस्ट्रिया और जर्मनी, हमने देखा था ना मैप में लास्ट वीडियोस में कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बाउंड्रीज आपस में अटैच थी, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी को उसने इंटीग्रेट कर दिया, मीन्स उन दोनों को एक ही कंट्री बना दिया। ओके, अब हिटलर की क्या कोटेशन थी, हिटलर क्या मानता था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है, हर एक ही एम्पायर होगा, एक ही लीडर होगा और वो सबके ऊपर रूल करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु गेव दिस कोटेशन, ओके, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर बाय हिटलर। उसके बाद वो क्या करता है, ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुडेतन लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब जस्ट पहले इस लाइन का मीनिंग समझिए, ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुडेतन लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया जो था, चेकोस्लोवाकिया एक रीजन था, एक एरिया था, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया के साथ में सुदेतनलैंड भी एक अलग से एरिया था, एक अलग सी छोटी सी कंट्री थी। सुदेतनलैंड में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। चेकोस्लोवाकिया के अंडर सुदेतनलैंड था, सुदेतनलैंड में जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे। दैट्स वाई हिटलर ने क्या किया, सुदेतनलैंड को, जो कि चेकोस्लोवाकिया का पार्ट था बट जर्मन स्पीकिंग लोग वहाँ पे रहते थे, दैट्स वाई हिटलर ने सुदेतनलैंड को कैप्चर कर लिया, चेकोस्लोवाकिया से उसको ले लिया। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन मैप। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ से समझिए, देखिए जो ये वाला सारा एरिया जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, ये वाला जो सारा एरिया है ये हमारा है जर्मनी, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्री वॉर ईयर्स 1933 से 39 के बीच का। ये वाला जो पार्ट था वो जर्मनी के अंडर, मतलब जर्मनी की बाउंड्रीज थी। और जर्मनी की बाउंड्रीज में देखिए हमने पॉइंट क्या किया था, हमने किया था कि जो राइनलैंड था उसको उसने रिकैप्चर कर लिया था 1936 में। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, जो पिंक वाला पार्ट इधर आता है, ये राइनलैंड है, लिखा हुआ है नीचे मार्च 1936। मार्च 1936 में हिटलर ने इस पार्ट को जो है रिकैप्चर कर लिया था। ये स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया था अपने पॉइंट के अंदर कि जो रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, यू कैन सी फ्रॉम हियर 1936 में ये जो राइनलैंड वाला पार्ट था इसको जर्मनी ने क्या किया था, रीऑक्यूपाई कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट था कि इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। ये देखिए ये क्या है, जर्मनी, और ये जो नीचे है ये ऑस्ट्रिया है। मार्च 1938 में हिटलर ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पार्ट को री इंटीग्रेट कर दिया था, उन दोनों को आपस में मिला दिया था। ये स्टूडेंट्स लुक एट हियर, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुदेतनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। आज जो चेकोस्लोवाकिया है वो पहले वैसा नहीं था। ये जो सारा पार्ट हमारा है ये आज क्या है, चेकोस्लोवाकिया जो इंटीग्रेट, मतलब सॉरी डी इंटीग्रेट हो चुका है, अलग अलग हो चुके हैं। बट पहले क्या था, ये जो सारा पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये सारा चेकोस्लोवाकिया था। और ये जो शेडेड पार्ट है, देखिए पिंक कलर में जो अलग से पार्ट निकला है, ये जो शेडेड पार्ट है ये सुदेतनलैंड था। तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, बट ये सारा पार्ट क्या था, चेकोस्लोवाकिया था। ये वाला पार्ट सुदेतनलैंड था, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। दैट्स वाई हिटलर ने क्या किया, इसको कैप्चर कर लिया, इस वाले पार्ट को अपने जो है साथ उसने इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।